हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। एक बार फिर सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग और स्टूडेंट गुड इवनिंग। सभी का वेलकम है। एक बार सभी लोग आ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। सभी लोग को जोड़ लीजिए। चलिए, तो वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। आज हम हिंदी का प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं आपके सामने। क्वेश्चन आपकी बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर हिंदी के हमें सभी टॉपिक के जो प्रीवियस अब तक आए हैं एक साथ करा दीजिए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई या किसी अन्य एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मैंने उसे देखते हुए क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन। तो आप लोग मेरे साथ लगाएंगे हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत आलिशान प्रश्न होंगे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ और पढ़ते रहेंगे, ठीक है क्वेश्चन। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसे जल्दीबाजी हो, नहीं होगा। तो ऑल स्टूडेंट हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आज। इसके बाद में हम जीएस के प्रश्न लगाएंगे आज, ठीक है। 50 प्रश्न हम जीएस के लगाएंगे। ऑप्शन कुछ टाइम देंगे हम पढ़ने पर ऑप्शन, जब भी जाकर हमारी तैयारी बन पाएगी। तो आप लोग तैयारी करें अच्छे से मेरे साथ जुड़ के। जो लोग अभी भी हमारे सेशन से नहीं जुड़े हैं एक बार उन्हें वीडियो को लिंक सेंड कर दीजिए। जी जी, बुला लीजिए सबको, सभी आ जाइए सभी। एक बार सभी को बुला लें, क्योंकि जब हम प्रश्न शुरू कर देंगे फिर टाइम नहीं मिलेगा। चलिए, तो आप सभी लोगों से कह देना कि आ जाएं एक बार पढ़ने। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से क्वेश्चन। तो आज का पहला प्रश्न क्या है तो देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि भाषा की मूल इकाई क्या है। अक्षर है, ध्वनि है, संकेत है, वर्णमाला है। एक बार कमेंट कर दें कि भाषा की मूल इकाई क्या है। तो बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। जितने मिस्टर मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे। भाषा की मूल इकाई क्या है। तो भाषा की जो मूल इकाई है क्वेश्चन आपने कमेंट कर दिया, वेरी गुड। तो भाषा की मूल इकाई क्या होगी, ध्वनि होगी। ऑप्शन नंबर वी। अगर आपने वी आंसर बताया तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो ये थे इसके महत्वपूर्ण फैक्ट कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य की छोटी इकाई पदबंध, और पदबंध की छोटी इकाई पद, और छोटी इकाई अक्षर होता है। अक्षर की छोटी इकाई ध्वनि और वर्ण होती है। ध्यान रखना, जैसे राम शब्द में अक्षर 2 हैं, राम प्लस में, और वर्ण 4 होंगे। ये बात ध्यान रखना क्वेश्चन, क्योंकि राम में भी आके आवाज निकलेगी और माँ में भी आके आवाज निकले, बड़ बन जाते हैं। अगला प्रश्न है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में 25/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है। शब्द की सबसे छोटी इकाई स्वर है, वर्ण है, व्यंजन है, अयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो एक बार जरूर कमेंट करें। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है वो है वर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन। ध्यान रखना क्या है, वर्ण है। तो इस बात का विषय ध्यान रखना क्वेश्चन आपको कि शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट बताए गए हैं, एक बार पढ़ लेंगे क्वेश्चन, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। कि शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ध्वनि कहलाती है। कुल संख्या 52 है, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन संख्या 43 होती है। 2 अयोग वह होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं और 4 संयुक्त होते हैं। जब जा कितनी हो जाती है, 52 हो जाती है। इन्होंने पूरी डिटेल यहाँ बताई है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है कि शब्द की छोटी इकाई जो है वो वर्ण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं क्वेश्चन एक बार कमेंट कर देंगे। 10 होते हैं, 7, 2 या 8। 10 यानी 26 10 2018 की फिरतम पाली में आया था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 10, दूसरा 7, तीसरा 2 और चौथा 8। इसमें से एक आंसर सही है, उसका चयन करेंगे। बताइए कमेंट में। कोई भी स्टूडेंट कमेंट को न रोके, करते रहें कमेंट, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना ही फ़ायदा। क्वेश्चन कम टाइम कम है
एक साथ लगा लीजिए प्रैक्टिस सेटअप। तो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना मेरे साथ पढ़ें, और बाकी टाइम मिला तो वहाँ से पढ़ें, और मेरे साथ तो ज़रूर पढ़ा करें। ऑप्शन में चुन के लाता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मुझे बाद में दिखाना भी है आपको कि देखो मैंने कितना पढ़ाया और कितना मेरा आया है। ऐसा नहीं है कि आपका बेसिक तैयार कराऊंगा मैं लेकर आऊँगा गिन चुन के क्वेश्चन जो आप एकदम में फंसे। तो इसका सही आंसर है, आपने कमेंट कर दिया ऑप्शन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, 2। वर्णों की जो भेद होते हैं 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन संख्या 33 होती है, ध्यान रखना। देखिए इस पर व्यंजन ये है, इसको आप जानते हैं 25 होती है संख्या, अंतस्थ ये है, उसमें व्यंजन ये है। अंतस्थ 4 होते हैं, 11 क्लब है, और उसमें व्यंजन तीनों शाह और हा होते हैं। अगला प्रश्न है, सा का उच्चारण स्थान क्या है। देखो इस वाले सा का पूछ लिया। मैं आपसे कई बार कहता हूँ कि यश ए किस में आता है, तुम्हें पता ही है कि सर जब हम चम्मच से कोई चीज़ खा रहे थे हमारी तालू में लगी थी। तो ध्यान रखना उच्चारण। तो शाह का उच्चारण स्थान बता दें अब जल्दी। तो शाह का उच्चारण स्थान एक बार कमेंट कर दें ऑप्शन जल्दी। तो शाह का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना ई चा वर्ग में आते हैं, और शाह यह और सा भी आते हैं, ध्यान रखना। कंठ में आ ये भी आते हैं, ध्यान रखना। तांत में ता वर्ग आता है, लासा आता है। ये मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ ऑप्शन, ये चीज़ें ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते चलिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। मात्रा यानी मात्र, मूर्धा, क्रम या मातृभूमि। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताएंगे कि कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। अच्छा तो एक बार कमेंट कर दे रा। तो मात्र में भी है, मूर्धा में भी है, मूर्धा रा है, क्रम में भी है रा, मात्र और मात्र त्रा है, यानी री है, मातृभूमि। तो ऑप्शन नंबर डी में नहीं है ऑप्शन, तो ध्यान रखना है, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर डी आपने कमेंट किया शायद, वेरी गुड, वेल डन ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया। तो देख लेंगे, मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है, वेरी गुड। माता रे भी गई है, बाकी सब में रा व्यंजन है। तो ध्यान रखना ऑप्शन अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होता है। अड़ा, जा, अड़ा, दा। तो कौन सा बताएंगे, ऑप्शन नंबर चारों आपके सामने हैं। बताएंगे कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। 27/1/2019 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस में। एक बार कमेंट कर देंगे कि कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा बोला जाता है। करे कमेंट ऑप्शन। वेरी गुड ऑप्शन, जल्दी कमेंट कर दें ऑप्शन, क्योंकि मुझे 50 प्रश्न ये हिंदी के पढ़ाने, 50 जीएस के पढ़ाने आज। तो इसका सही आंसर जाएगा अड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अड़ा, क्योंकि तीनों अड़ा। और ठीक है आप इस बारे में अच्छे जानते हैं कि सर एक ये, एक ये, एक ये, और ना और माँ, ये सब वन नासिका से बोले जाते हैं पाँचों, ध्यान रखना। ठीक है, दिख दिया उन्होंने भी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। वाह। तो स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। संयुक्त अक्षर कहलाता है, या द्वित्व कहलाता है, या तालव्य कहलाता है, या स्वर तंत्रीय कहलाता है। तो ये आया हुआ है 27/1/2019 में शिफ्ट नंबर 2 में उत्तर प्रदेश में। क्या आप लोग इसका आंसर जानते हैं, जल्दी कमेंट करें। तो स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है, एक बार कमेंट कर दें सही आंसर अगर आपको पता है तब। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कमेंट करते रहें सभी स्टूडेंट। और जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनसे आप लाख गुना बेहतर हैं, कई लाख गुना बेहतर हैं आप लोग उनसे, क्योंकि आप एक एक चीज़ को समझ के पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा, बन जाता है संयुक्तर। जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वो तब क्या बन जाता है, संयुक्तर बन जाता है, संयुक्त अक्षर। ऑप्शन नंबर ए। देखो जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से जुड़ता है, जैसे यह जब संयोग संयुक्त अक्षर रूप में हो जाता है, छात्र ज्ञानी से 4 संयुक्तर व्यंजन वर्णमाला शामिल का विवरण है। ध्यान रखना, का और शा से मिला छा बनता है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं, बात की बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आओ कि निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि पूछी है कौन सी है। टा है, पा है, शा है, या का है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट कर देंगे तालव्य। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया शाह है, ठीक है। तालव्य ध्वनि कौन सी है, शाह।
तो मैंने अभी पीछे ही बताया थे बातें, तो ध्यान रखेंगे। शा ध्वनि तालव्य है, ठीक है, तालव्य ध्वनि यानी कि ई चा, ठीक है, चा वर्ग, और ई और या शा भी सब क्या है हमारे तालव्य हैं, ध्यान रखना। यानी कि चा वर्ग तो आता है चा छा जा जा, ठीक है, और दोनों ई और यश ये बता रहे हैं कि ई भी और आता है इनमें, ध्यान रखना, और शाह और सा भी आता है, या और शाह भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? का, गा, घा और जा। तो अघोष और सघोष की पहचान आपको पता है कि अघोष कहते हैं पहले और दूसरे को, और सघोष कहते हैं तीसरे चौथे पांचवे को। तो देख लेंगे, इतने पूछा है अघोष वर्ण कौन सा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि पहला दूसरा, और पहले दूसरे में क्या आता है, का आता है, का के नीचे वाले पूछिए वर्ण का छठतब, और खा वाली लाइन के पूरे वर्ण। तो इसमें आपको साफ दिख रहा है कि सर ये पहले वर्ण है, तो यही हमारा क्या होगा, अघोष वर्ण होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर क्या आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही है ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वर्णों के समुदायों को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या क्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। तो वर्णों के समुदायों को क्या कहते हैं, एक बार कमेंट कर देंगे। इसका आंसर तो आप सभी लोग कमेंट कर देंगे ऑप्शन जल्दी। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करें कि वर्णों के समुदायों को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपने कमेंट किया स्टूडेंट, वेरी गुड। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट, ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। तो छंद तालु, इष्ट इष्ट यश तालु, कंठ तालु, दंतोष्ट। तो ए बड़े के उच्चारण में और किसकी सहायता ली जाती है? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा कंठ तालु, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं, एक बार कमेंट कर दें। जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र हो रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं, पूछा है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए के उच्चारण में कंठ तालु की आवश्यकता चली जाती है, और बा के उच्चारण में कंठोष्ठ, ध्यान रखना, दंतोष्ठ, कंठ बोल दिया मैंने, दंतोष्ठ है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर तो स्वर हो जाएगा, ठीक है। स्वर किसी सहायता से नहीं बोले जाते, स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट, और जो स्वर की सहायता बोले व्यंजन कहलाते हैं। नहीं, तो अड़ा ऋण ढाड़क्कन वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग वर्ग निम्न को बताओ। तो बताएंगे कौन से उच्चारण वर्ग में और कौन से वर्ग में आएगा। तो ता वर्ग में आएगा, ता था धा धा नहीं। टा वर्ग में आएगा, टा ठा डा चौथा, टा वर्ग चौथा, और टा वर्ग तीसरा, टा वर्ग दूसरा। तो बताओ ऑप्शन नंबर कौन सही है। टा वर्ग वाले 3 ऑप्शन है, चलो ता तो हम हटा देंगे, ता वर्ग नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर 13 में, तो इसे तो हम हटा देंगे। यह टा वर्ग चौथा, टा वर्ग में तीसरा, या टा वर्ग में दूसरा। तो बताइए एक बार कमेंट करके क्या हो जाएगा सही आंसर। तो ढा ढक्कन का जो वर्ण उच्चारण स्थान है वो क्या है, चौथा है, और टा वर्ग में ही है चौथा। देखो पहले टा आएगा, फिर ठा आएगा, फिर डा आएगा, और फिर ढा आएगा। तो ध्यान, बिंदी नहीं लगी क्वेश्चन, सॉरी बिंदी मत लगा देना आप, ठीक है, बिना बिंदी के पहले टा, और फिर ठा, फिर डा, और फिर ढा। तो ध्यान रखना है कौन से नंबर पर आएगा, चौथे नंबर पर आएगा, 1 2 3 4। तो ध्यान रखना टा वर्ग चौथे स्थान पे। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, वेरी गुड, कमेंट करें जल्दी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कमेंट करिए क्वेश्चन अगर आपको पता है तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा गया है, पिछली बार भी आया था कि वर्णमाला में कौन से अक्षर पुल्लिंग नहीं है।
तो कमेंट कर दें एक बार क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। जा, चाटा, ई या आ और पा। तो वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर क्या होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर होंगे छोटी बड़ी। ये वर्णमाला अक्षर पुल्लिंग नहीं है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी, अगर आपने कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वर्णमाला का ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होते, अन्य सभी अक्षर में पुल्लिंग बनेंगे, जैसे सूची, मौनी, मांडवी आदि। इनमें पुल्लिंग नहीं होते, ध्यान रखना स्टूडेंट। तो इस बात का विषय ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं कि चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है। वतर्ष्य, कंठ्य, तालव्य, दंत्य। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो तालव्य में आती है। किस में आती है? तालव्य में, ध्यान रखना स्टूडेंट। द आकाश अ, दक्ष। और कौन सा बनेगा 17 का? क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा क्वेश्चन। ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। ये लिखा हुआ है पहले द, फिर आ, ठीक है, फिर का, फिर शा और फिर आ, ऐसे लिखा हुआ है। तो यही बन जाएगा दक्ष। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा दक्ष, ठीक है। जो हमारी कोचिंग का नाम है दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस, तो वही बन जाएगा ऑप्शन नंबर है 17 का। तो सबको मिलाकर दक्ष बन जाएगा, क्योंकि इसकी ये छिप जाती है तो यहाँ शाह आ जाएगा, का और शाह से सा बनता है, और ये इसके अंदर आ जाएगा शाह के अंदर आ, ठीक है। क्योंकि देखो दा, ये दा देखो, जैसे ये दा है, दा में आ है तो दा बनेगा, इन दोनों से मिलकर बनेगा शाह, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि का और शाह से क्या बनता है? शाह बनता है, और शाह के अंदर ये आ के आवाज़ के अंदर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा दक्ष। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट आ गया, चल। जैसे इन्हें यहाँ बनाया, देखो ये बनाया इन्होंने सबको मिला के दक्ष, तो ऐसे ही है। जैसे दक्ष कैसे लिखेंगे, दक्ष कैसे लिखेंगे, इस तरह से इन चीज़ों को समझना है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, आपसे लिखवा लेते कभी कभी, जैसे ये वाला वर्ड का पूछ लेगा किसके बड़ा बताओ कितने होते हैं, तो पहले दा लिखना, और जो बड़ा आप व्यंजन लिखोगे उसके नीचे हलंत लगाना। फिर दा में किसके आवाज़ निकलेगी? आ की, आ लिखना। फिर का लिखोगे, का के नीचे व्यंजन हलंत लगाओगे क्योंकि व्यंजन है। और फिर का में किसकी आवाज़ निकलेगी? आ की, आ लिखोगे। फिर शा लिखोगे, फिर आ लिखोगे, इस तरह से, ठीक है। अगर कोई वर्ड आधा है तो उसका उसमें आ की आवाज़ नहीं निकलती। जैसे इसमें देखो, का में आ की आवाज़ नहीं, सा डायरेक्ट आ गया, ठीक है। दाग है जैसे द, ये बड़ा गा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बातें भी ध्यान रखना स्टूडेंट। अगर कोई वर्ड आधा है तो वहाँ पे किसकी आवाज़ नहीं निकलती, यानी कि आ की आवाज़ नहीं निकलती है, आधा आधा का, ठीक है। और बाकी हलंत लग जाता है। देखो द दक्ष है, तो दक्ष इस तरह से आधा आधा का है, तो दा में आ की आवाज़ निकलेगी, का में हलंत लग जाओ, आ की आवाज़ नहीं निकलेगी अब, ठीक है, क्योंकि आधा बना हुआ पहले से ही। नेक्स्ट है वे, ये कह रहा है क्वेश्चन कि वे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाने वाले उन्हें क्या कहते हैं। हाँ ठीक है, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर, कि वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते स्वर कहलाते, व्यंजन, वर्णमाला या ध्वनि। एक बार कमेंट कर दें। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता बोले उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट, तुमने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। अभी कह रहे हैं व्यंजनों को स्वर सहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो व्यंजनों को स्वर रहित दिखाने के लिए, यानी कि व्यंजनों को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। देखो वही वाली बात आ गई, नहीं आ गई, कि व्यंजनों को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो स्वर रहित दिखाने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वो लगाते हैं हलंत। क्या लगाते हैं? हलंत। तो अनुस्वार है, अनुनासिक है, हलंत है या स्वर है, तो ये लगाते नहीं लगाते हम, जब तत् ये आ गया ऐसा करके तो हलंत लगाते हैं। तो यही पूछ लिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि री की मात्रा का प्रयोग किया गया है किस में, ये बताना है क्वेश्चन, एक बार कमेंट। तो री की मात्रा का प्रयोग किस में हुआ, ये बताएंगे एक बार। क्रिया में हुआ, वर्षा में हुआ, रिपु में हुआ, वृष्टि में हुआ, एक बार कमेंट कर दें।
थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ ऑप्शन, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा वृष्टि। किस में हुआ है? वृष्टि में हुआ है। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव आ गए हैं। तो तद्भव को पहचानना है। कपूर है, पक्ष है, मयूर है, मानसिक है। बताइए कमेंट में निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है, उसे छाटिए। तद्भव कपूर है, पक्ष है, मयूर है, मानसिक है। कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा कपूर। ये हमारा तद्भव। ध्यान रखना स्टूडेंट, ठीक है। दिए गए विकल्प में कपूर शब्द तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम कपूर होता है, और जबकि पक्ष का, मयूर का मानसिक तद्भव शब्द है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तद्भव बताना है। अचरज है, अंधकार है, और अंगरक्षक है, और आशा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। ये बताना है तद्भव कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 का एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा, इसमें तद्भव शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा अचरज, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना ऑप्शन। जैसे आश्चर्य होता है इसका तत्सम अचरज का, और अंधकार का आपको पता है क्या होता है, देखो अंधेरा। ध्यान रखना ये बातें सब, क्योंकि आपको ही ध्यान रखनी है क्वेश्चन, ये सभी चीज़ें। ठीक है, आश्चर्य का क्या हो जाएगा? अचरज हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अंधकार का अंधेरा हो जाएगा, अंगरक्षक का अंगरखा हो जाएगा, और आग आस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है क्वेश्चन आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप पढ़ने वाले हैं ना तो बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट बताओ ये क्या पूछा है इसने, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर क्या है? 23। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शब्दों में तद्भव शब्द पहचानना है। तो पाषाण है, कंगड़ है, प्यासा है, पक्ष है। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द को पहचानना है, कौन सा होगा तद्भव? तो बताएं एक बार कमेंट करके। जो उत्तर प्रदेश पुलिस में 19/6/2018 पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर जवाब प्यासा है। कौन सा है? प्यासा। ध्यान रखना, प्यासा तद्भव शब्द है, इसके तत्सम रूप पिपासु होता है। ध्यान रखना। जबकि पाषाण, कंकड़ तथा पक्ष तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तित संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं, तत्सम कहते हैं, या देशज कहते हैं, या विदेशज कहते हैं। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। तो आप लोग जानते हैं कि जो संस्कृत शब्दों से हिंदी में बिना परिवर्तित किए आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं क्वेश्चन? तत्सम कहते हैं उनका। ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसकी पूरी व्याख्या दे रखी है उन्होंने। अगले प्रश्न पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम तो कोई प्रश्न करने हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है, कौन सा? ग्राम है, अश्रु है, सूर्य है, माथा। कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 25 का। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम आ गए हैं। एक बार कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा। तद्भव शब्द को पहचानना है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आप कमेंट कर दें एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा माथा। अगर आपने डी ऑप्शन बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे ही बताते रहो, पढ़ते रहो। अगला प्रश्न है कि तद्भव शब्द बने हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन? तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों से, या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करने से। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर एक बार करें। तद्भव शब्द बने हैं, एक बार कमेंट करेंगे अगर आपको पता रहा है कौन सा भी ऑप्शन कौन सा सही है तो एक बार कमेंट कर दें। ABCD जो भी आपको लग रहा है कमेंट करेंगे। तो तद्भव शब्द बने हैं, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया संस्कृत शब्दों में उनमें कुछ बदलाव करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिसमें से एक विकल्प सही है। सही तद्भव रूप ग्राम का बताना है। तो ग्राम, शहर, गांव, सड़क, खेत। तो ग्राम क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट कर दें। तो ग्राम का सही तद्भव रूप बताना है, क्या हो जाएगा?
27/1/2019 में शिफ्ट नंबर सेकंड में पूछा गया था प्रश्न। ध्यान रखना 27/1/2019 को पूछा गया था प्रश्न ये। ठीक है, क्या पूछा गया था कि ग्राम का तद्भव क्या होता है। तो ग्राम का तद्भव आप लोग जानते हैं क्या होता है, गांव होगा। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम का तद्भव क्या होगा, गांव। तत्सम पूछा है यहाँ पे, निंद्रा है, कान है, मोर है, बंदर, कौन सा शब्द ऐसा है तो तत्सम है, बताएं एक बार कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए हैं। ऐसे ही चलते रहेंगे क्वेश्चन हम तो आज। तो क्वेश्चन नंबर 28 में जो हो जाएगा वो हो जाएगा निंद्रा, बाकी सब तद्भव है, निंद्रा हमारा तत्सम शब्द है। देख लेंगे, नींद का होता है निंद्रा, मोर का होता है मयूर, कान का होता है कर्ण, और बंदर होता है बानर का, ध्यान रखना। ठीक है, मक्षिका का पूछा है क्वेश्चन, तो यहाँ मोर है, भौर है, मेंढक है, मक्खी है। एक बार कमेंट करके बताओ जरा। क्वेश्चन 29, मक्षिका, मक्षिका का तद्भव रूप क्या होगा, मोर, भौर, मेंढक, मक्खी। तो मक्षिका का जो होगा एक बार कमेंट कर दें आप लोग, सभी स्टूडेंट कमेंट करिए। तो मक्षिका, मक्षिका का जो तद्भव होगा क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा क्वेश्चन। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, मक्खी। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, मक्षिका का तद्भव रूप मक्खी होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न था। मोर का मयूर है, भौरा का भ्रमर है, मेंढक का मंडूक है, ये बात भी आपको दे। भौरा का बहुत आता क्वेश्चन, ये तो गार्ड बांध लेना इसको। ठीक है, अच्छे ध्यान रखना। भ्रमर, भौरा क्या होता था, तत्सम भ्रमर, बहुत ही बार पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन इसी वजह से। चतुष्पदी, चतुष्पदी का तत्व पूछा है, चारपाई है, चौपाया है, चौपाई है, चौपाल है। तो ये हमारा उपनिरीक्षक वाला 2001 का क्वेश्चन है। तो बताओ एक बार क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो सही आंसर कमेंट करो, सही बिल्कुल। ठीक है, जो आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही आंसर है। तो चतुष्पदी का जो सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। जो क्या हो जाएगा, चार, चौपाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, अन्य सभी तर्कपूर्ण नहीं है। झालक शब्द का तद्भव बताना है, वाह, कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि झालक का तद्भव क्या होगा। किसका पूछा है, झालक। जो झरोखा होगा, चालक होगा, झलक होगा, नालक होगा। तो एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर। तो जालक, जालक का तत्व पूछा है क्वेश्चन। तो जालक का जो तद्भव होता है वो होता है झरोखा, क्या होगा, झरोखा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम नहीं है, चक्षु, श्रृंगार, उष्ट या दधि। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन 32 का सही आंसर। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऐसा शब्द है तो तत्सम नहीं है, उसको पहचानना ऑप्शन और मुझे बताना है। जो यूपीएसआई वेज सेकंड फील्ड में यानी कि 20 दिसंबर 2017 क्वेश्चन पूछा गया था। चक्षु भी तत्सम है, उष्ट भी तत्सम है, दधि भी तत्सम है, मगर श्रृंगार जो है ये तत्सम नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे शब्द कहलाते हैं। तो संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता तो वे शब्द क्या कहलाते हैं। अच्छा प्रश्न पूछा क्वेश्चन इन्होंने, एक बार कमेंट कर दें। तत्सम, सरल, उद्भव या कठिन। तो क्वेश्चन नंबर 33 पर हम आ गए हैं। एक बार आप लोग कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, उसे कहते हैं सर तत्सम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन है कि निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से जो आपको सामने है कि निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। ठीक है, ये पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा, जो आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से ऐसा है जो तत्सम तद्भव का जोड़ा सही नहीं है। दधि दही को कहते हैं, ओष्ठ ओठ को कहते हैं, नज़र आँख को कहते हैं, श्रृंगार श्रृंगार को कहते हैं। तो एक बार जरा कमेंट करके ये बताओ कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में जो जोड़ा सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना कौन सा, सी ऑप्शन, ध्यान रखना ऑप्शन। अच्छा प्रश्न था। धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए। तो धुरी का मानक शब्द रूप क्या होगा, ध्यान, पृथ्वी केंद्र, धर्म या धूल। तो एक बार कमेंट कर दें। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि नजर, आंख, तत्सम तत्वों का सही जोड़ा नहीं, कोई अक्षी होता है। यहाँ पे क्या होता है, अक्षी। धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए, जल्दी बताएं कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर। तो धुरी का मानक शब्द रूप जो होगा वो होगा धूल। क्या होगा ऑप्शन, धूल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा होगा, बड़ा, पुत्र, देवर या छोटा। तो ज्येष्ठ क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। तो ज्येष्ठ का तत्सम शब्द बताना है कौन सा होगा। तो ज्येष्ठ का तो तद्भव सब होगा, तद्भव सॉरी मैं तत्सम पूछ रहा था। तद्भव बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा। अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताना है, परंतु, लेकिन, कुछ या थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर कमेंट करो कि किंचित, किंचित शब्द, तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो एक बार कमेंट कर दें। ये तो तत्सम शब्द है किंचित, इसका तद्भव बताना है कौन सा सही होता है, परंतु, लेकिन, कुछ या थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर कमेंट करो और बताओ मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुछ। सही आंसर। ठीक है क्वेश्चन। आज के लिए यहीं तक, इससे आगे कल पढ़ेंगे। पर्यायवाची अभी नहीं पढ़ाएंगे, पर्यायवाची बाद में, पहले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आए पर्यायवाची छोड़ेंगे, जितने भी चैप्टर हैं उनको पूरा करेंगे। आज हमने 2 टॉपिक पूरे कर लिए हैं। कौन कौन से, एक तो हमने बड़माला के प्रश्न पूरे कर लिए सर। कौन से, बड़माला के। एक तो हमने बड़माला के प्रश्न पूरे कर लिए, ठीक है, बड़माला के प्रश्न पूरे करे। और एक हमने तत्सम तद्भव के शब्द पूरे करे। और हमने हिंदी का 37 प्रश्न लगा लिए हैं। अभी मात्र 20-25 मिनट हुए होंगे क्वेश्चन, ठीक है, 32 मिनट हो चुकी है वैसे तो। चलिए कोई नहीं। तो अब हम जीएस शुरू करेंगे क्वेश्चन। तो बने रहे मेरे साथ जीएस के आलिशान महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे। आज हम जीएस का रुतबा दिखाते हैं आप लोगों को। 50 प्रश्न पढ़ाऊंगा जीएस के भी क्वेश्चन आज, ठीक है। शुरुआत करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, भारतीय इतिहास के टॉप 30 प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। इसके बाद में 20 प्रश्न और लेकर आऊँगा क्वेश्चन। तो ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं कि सर ये पीडीएफ हमें प्रोवाइड करा दो, तो आप, हम इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, आप टेलीग्राम पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है क्वेश्चन। तो आप निश्चित रहेंगे, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे पीडीएफ का। आप वहाँ से इसको टेलीग्राम पे चैनल पर जाएंगे हमारे, और इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे, ये पूछा है। बाबर, अकबर, हुमायूं या औरंगजेब। पहला प्रश्न ये रहा हमारा इस पीडीएफ का। दूसरा प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, अशोक, कनिष्क या समुद्रगुप्त या अकबर। दूसरा प्रश्न ये रहा। ये दोनों प्रश्न के आंसर देखने के लिए अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे साथ बने रहेंगे लास्ट तक। एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए क्वेश्चन। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर पता है तो पहले इनके आंसर कमेंट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं पता है तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। इस पीडीएफ के अंदर इन दोनों प्रश्न के आंसर भी इंक्लूड हैं, तो आप लोग वहाँ देख लेंगे। तो रोज़ शाम 8 बजे मैं आपकी क्लास लाइव लाता हूँ क्वेश्चन। तो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करो। अब तो ठंड का माहौल भी काफ़ी है, अब तो रोज़ पढ़ा करो क्वेश्चन। जितना पढ़ा जाए, बैठ जाइए चेयर पर और पढ़िए। एक कहानी भी सुनाऊंगा क्वेश्चन आज आपको मैं, ठीक है। एक लड़का था, उसकी माँ बहुत बीमार थी। उसका बाप था, एक ही लड़का था उसके सिर्फ, और उसका बाप था एक फैक्ट्री में मजदूर ही काम करता था।
उसके बाप ने उसको कमा कमा के पैसों से एक मोबाइल लेके दिया, और जब मोबाइल लेके दिया तो वो 24 घंटे उस मोबाइल को चलाता था। एक बार उसका दोस्त के घर आया, और जब उसके घर उसका दोस्त आया, उसने उसके घर की हालत देखी, उसकी माँ बीमार, तो वो सब चीज़ देखकर दंग रह गया। और उसने कहा, ये तुम्हारा घर है? तो वो कहा, हाँ हमारा घर है। तुम्हारी मम्मी है? कहा, हाँ हमारी मम्मी। तो वो उस लड़के को उसके बाप के यहाँ ले गया, जब फैक्ट्री में काम करते थे, और एक दूर ले आकर खड़ा कर दिया और कहने लगा, देख तेरा बाप वो है, कितने पसीने में काम कर रहा है, और दूसरा आदमी बैठा है और वो अपनी आंखों में सपने, उनसे बातें कर रहे हैं, और उस बातों को ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं वो। तो वो उसके पापा जो हैं उस आदमी से कह रहे हैं कि यार, एक दिन मेरी यही तमन्ना है कि मेरा बेटा भी ऐसी फैक्ट्री का मालिक बने पढ़ के अच्छे से, और इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी वाइफ है, बीमार है, घर का खर्चा भी नहीं चल पाता है। तो और फ्रेंड, यही चीज़ है कि अगर आप आज इस ज़िंदगी को मोबाइल में काट दोगे चला कर, तो कल को अपने जीवन को कैसे देखोगे? ये जीवन आपके ही ऊपर निर्भर है फ्रेंड। तो उसका बाप ने कितना बड़ा सपना देख रखा अपनी आंखों में। तो उस लड़के ने उस दिन जब सामने से ये चीज़ सुनी, तो 10 घंटे पढ़ना शुरू किया उस फ्रेंड, और कुछ ही दिनों के बाद वह एक अच्छी सी फैक्ट्री का मालिक बना। और ये बात सब लोगों को पता चली जब कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो सब लोगों ने सोचा, यार वाह, ठीक है कि बदलाव किया जा सकता है ज़िंदगी में अगर इंसान चाहे तो वही चीज़ है फ्रेंड, अगर आप चाहोगे तो आप भी बदलाव ला सकते हैं। सिर्फ मकसद इतना ही है कहानी सुनाने का कि आप लोग भी मोबाइल तो देखते ही हैं, मोबाइल देखने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को बदलने का भी सोचो, क्योंकि टाइम कम है, और ये टाइम ऐसे ही कट जाएगा। और फ्रेंड, धीरे धीरे एक दिन गुजर रहा है, और पेपर की डेट भी करीब आ रही है। तो जीएस को जितना चाहोगे उतना पढ़ लो, बहुत पढ़ो क्वेश्चन। 38 प्रश्न पूछे जाएंगे जीएस के, 38 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे, और रीजनिंग तो आप बादशाह हैं। और मैथ के प्रश्न थोड़े कम पूछे जाएंगे क्वेश्चन, 17 प्रश्न मैथ के पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 58 प्रश्न पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यही पेपर बने इंशाल्लाह, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए, तो अगर आपके इन प्रश्नों के आंसर नहीं बताए हैं, तो इस पीडीएफ के अंदर इन दोनों प्रश्न के आंसर भी देखेंगे। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुष्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, या याज्ञवल्क्य स्मृति? तो सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आ गए हैं हम, सही आंसर कमेंट करेंगे, जल्दी बताएंगे। फॉर आपके सक्सेस, ये हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं क्वेश्चन, जो हमारा एक थंबनेल है हमारे चैनल का कि फॉर आपकी सक्सेस, यानी कि आपकी सक्सेस के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, वेरी गुड। तो क्योंकि टाइम कम है, तो इसका सही आंसर जाएगा मनुस्मृति। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में की सभ्यता थी? रजत, स्वर्ण, कांस्य या टीन? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। रजत है, स्वर्ण है, कांस्य या टीन है? जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन, बाद में अगर क्वेश्चन निकल गया तो ये मत कहना कि हमारा आंसर छूट गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग की थी। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? सिंधु, नहर अल सिंध, दरियाए सिंध या सिंध? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। तो पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस हिंद उर्दू नाम से संबोधित किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही कमेंट करने के लिए? वेरी गुड, थैंक यू स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट करते रहें, पढ़ते रहें स्टूडेंट इसका सही आंसर बताने के लिए, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या होने, दरियाए सिंध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपने सी आंसर कमेंट किया है तो बहुत ही अच्छा है, गुड। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करते रहें, क्योंकि 50 प्रश्न हम जीएस के पढ़ेंगे। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 240, 232? एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप कमेंट कर दें क्वेश्चन जल्दी। कलिंग युद्ध पूछा है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो सही आंसर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर जाएगा 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर क्वेश्चन।
चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कि चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है। एक बार जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया आयुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन आयुर्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 सिंधु सभ्यता का पंतनगर, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। तो सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर कमेंट कर दें ऑप्शन। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें, वेरी गुड, बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं आप लोग। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही आंसर जगह लोथल। नेक्स्ट, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण या भागवत पुराण। तो पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? एक बार कमेंट कर देंगे। क्यों उठाया पागल तूने से? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर जगह मत्स्य पुराण। ठीक क्वेश्चन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? 8वां, 9वां, 7वां, 10वां। एक बार कमेंट कर दें, सही आंसर बता दें कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा नवा मंडल। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। किस देव वेद में वली सूत्रों का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किस वेद में वली सूत्रों का उल्लेख किया गया है? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है यजुर्वेद। महमूद गजनवी ने के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में से सबसे महत्वपूर्ण यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? एक बार कमेंट करें। तो इसका सही आंसर कमेंट करेंगे ऑप्शन। सभी स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं कमेंट करें सही आंसर कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो मुल्तान भटिंडा का आक्रमण 1104 ईस्वी, नारायणपुर पर आक्रमण 1002 ईस्वी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26 ईस्वी, कलिंजर पर आक्रमण 1019 से 23 ईस्वी। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर और बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा सही आंसर। वेरी गुड स्टूडेंट, आपने कमेंट किया, वेरी बहुत बढ़िया कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1022 से 1025 से यानी कि 1025-26 भी। ध्यान रखना क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित होकर मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित होकर मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो एक बार कमेंट करेंगे अबू बकर, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद या नसरुद्दीन खुसरो। तो एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ और वीडियो को लाइक कर दें। जितने स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उतने व्यूज यानी कि लाइक नहीं है वीडियो पर, एक बार वीडियो को लाइक करें सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ लाइक कर लें वीडियो को। और अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। जितने भी दोस्त हैं आपके इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कहना कि हिंदी के वे प्रश्न जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं पहले वो पढ़ाए हैं, उसके बाद में जीएस के आलीशान प्रश्न वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रश्न। चलिए
तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया। अगर आपने इसका सही आंसर डी बताया है, नासिरुद्दीन खुसरो, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित होकर मुस्लिम व्यक्ति कौन था, तो नासिरुद्दीन खुसरो था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। हम्पी किसकी राजधानी थी, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। ब्राह्मी साम्राज्य की, बहमनी साम्राज्य, पहला ऑप्शन है बहमनी साम्राज्य की थी, दूसरा ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य की थी, या चालुक्य राजवंश की थी, या चोल राजवंश की थी। तो हम्पी किसकी राजधानी थी, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। करें कमेंट ऑप्शन सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट कमेंट करने वाले हैं जल्दी कमेंट करेंगे और चैनल बताएंगे मुझे सही आंसर कि हम्पी किसकी राजधानी थी। एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। अगर आपने बी आंसर लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड क्वेश्चन। तेनालीराम, तेला यानी कि तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य किस राजा के दरबार में राजकवि थे। तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे, विष्णुदेव राय, कृष्णदेव राय, तिरुमल्ला देवराय, ये नरसिंह देव राय। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर कि तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी होगा। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था। तो चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था, क्या आपको पता है। तो आज अगर नहीं पता होगा तो आज हम बताएंगे, अगर पता है तो कमेंट करेंगे कि चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था, पीत ज्वर, कैंसर, कुष्ठ रोग या प्लेग। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया प्लेग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। तुलसीदास किसके समकालीन थे, आगे क्वेश्चन जो आप पीडीएफ में देखा था कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। आपने इसका आंसर कमेंट किया था, एक बार और कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपने कमेंट कर दिया, वेरी गुड क्वेश्चन। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर बी। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी, तो कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी, गुरु गोविंद सिंह को, गुरु तेग बहादुर को, गुरु रामदास को, गुरु नानक को। तो कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए, एक बार कमेंट कर दे। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी, तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। मिर्जा गालिब के सम्राट के समय में थे, तो मिर्जा गालिब के सम्राट के समय के में थे अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय। तो मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे, तो एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम आ गए हैं। तो मिर्जा गालिब के सम्राट के समय में थे, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, बहादुर शाह द्वितीय। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, मैं भी काफ़ी प्रश्न लगवा दूंगा अगर आपने इसी स्पीड से पढ़ा तो। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं ऑप्शन कि भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था। तो भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर ले गया था, मोहम्मद गौरी, तैमुरलंग या अहमद अली अब्दाली या नादिर शाह। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होने वाला है। कमेंट करिए, जो स्टूडेंट अभी भी कमेंट करने से रह रहे हैं कमेंट कर दें क्वेश्चन जल्दी कि भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट ले गया था, मोहम्मद गौरी, तैमुरलंग, अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होने वाला है, नादिर शाह ले गया था, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नादिर शाह। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है,
अब भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या अकबर? एक बार कमेंट कर दें कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि सर क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे कमेंट करते रहें। इसी स्पीड से पढ़ोगे तो बहुत सारे प्रश्न लगवा दूंगा, रोज के 50 से 60 प्रश्न लगवा दे करूंगा। कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन। कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, तो किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन, एनी बेसेंट, रोमालोला या वेलेंटाइन शिरोल? एक बार कमेंट करेंगे कि लॉर्ड कर्जन है, एनी बेसेंट है, रोमालोला है, रोमारोला, ठीक है, और वेलेंटाइन शिरोल है। कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक किसने कहा था, ये पूछा है। तो एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेलेंटाइन शिरोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना ऑप्शन। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा था? तो सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? वी डी सावरकर, आर सी मजूमदार या सर जॉन मार्ट लॉरेंस या बिपिन चंद्रपाल? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वी डी सावरकर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की थी? तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 ईस्वी में किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने, विद्यासागर राव ने, राजा राम मोहन राव ने या देवेंद्र नाथ ने? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताएं कि भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? 1870 में की थी। तो एक बार कमेंट कर दे कौन थे वो जिन्होंने भारतीय संघ सुधार की स्थापना की। जल्दी कमेंट करें ऑप्शन। और जो लोग अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आप उनसे लाख गुना बेहतर हैं। रोज बताता हूँ ये बात तो मैं, सिर्फ आप पढ़िए, उनसे मतलब मत रखिए जो नहीं जुड़े हैं। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, केशव चंद्र सेन। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने ए आंसर बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन तो हम इस डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे, आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेना। तो निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? अरुणा आसफ अली ने, भीका जी कामा ने, दुर्गा भाभी ने या कमला देवी चट्टोपाध्याय ने? तो निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया, दुर्गा भाभी ने। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, वेरी गुड। क्या हो जाएगा सही आंसर? आपने कमेंट कर दिया, वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं, एक बार कमेंट कर दें कि किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। तो इसका सही आंसर जगह भीका जी कामा ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी? क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? राष्ट्रीय जागृति, तत्वबोधिनी, भारत विधाता, उपयुक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर कमेंट कर दें कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सर्वप्रथम राष्ट्र जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक बार कमेंट करेंगे कैसा क्या सही ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपने कमेंट किया, तो तत्वबोधिनी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, ऑप्शन तत्वबोधिनी। ध्यान रखना ऑप्शन अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जे बी कृपलानी,
राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम आ गए हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपने कमेंट किया JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। विवाह विधवा विवाह कानून किसके पास किया। तो विधवा विवाह कानून किसने पास किया। लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, विलियम बेंटिंक, ऑकलैंड। एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। तो विधवा विवाह कानून किसने पास किया। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर। लॉर्ड कैनिंग ने पास किया, डलहौजी ने पास किया, या विलियम बेंटिंक ने पास किया, या ऑकलैंड ने पास किया। तो विधवा विवाह कानून किसने पास किया था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लॉर्ड कर्जन ने, मैकाले ने, या लॉर्ड डलहौजी। कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। क्वेश्चन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर बनता है, एक लाइक जरूर कर देना प्लीज़, एक लाइक जरूर करना। और वीडियो शेयर सभी को कर देना। क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट आपके साथ के हैं उनको वीडियो जरूर शेयर करना। कहना कि अगर आपको कुछ नया सीखना है तो यहाँ से सीखें, क्योंकि ऐसे ही आलिशान प्रश्न देखने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर एक बार कमेंट करें कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड कर्जन, मैकाले, या लॉर्ड डलहौजी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया। क्वेश्चन जो अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं एक बार कमेंट कर दें। काफ़ी ठंड हो रही है क्वेश्चन, बहुत ठंड है, तबीयत भी क्या करेगी इस ठंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैकाले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था। वाह कितना अच्छा प्रश्न ऑप्शन, ये तो आप सभी लोग जानते भी हैं कि निम्नलिखित प्रधानमंत्री, आपको 4 प्रधानमंत्री दिए हैं इन्होंने, तो बताना है कि भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाले कौन थे। मनमोहन सिंह, IC गुजराल, नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी। तो मनमोहन सिंह भी पहले हुए होंगे, IC गुजराल भी, गुजराल भी, नरेंद्र मोदी बात के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, आपने भी सी आंसर बताया है, वेरी गुड। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। 1905, 1906, 1914, 1918। एक बार कमेंट करेंगे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, एक बार बताएं कमेंट करके। सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आपने कमेंट किया 1906 में हुई थी। कब हुई थी, 1906 में। एक प्रश्न आपको देता हूँ क्वेश्चन, इसका आंसर तुम ही बताओगे, कोई नहीं बताएगा। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था। विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम। जो हमारी क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है सभी को बताएगा इसका आंसर। जितने भी अच्छे बच्चे हैं हमारी क्लास के अंदर, लड़की हो लड़का हो, सभी को आंसर बताए जिसको पता है। मेरे को बढ़िया से कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था। सभी को आंसर कमेंट कर दें और बता दें। जी 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 जी, कमेंट करते रहें, सबको बताते रहें, कमेंट करते रहें। ऐसे ही बने रहें मेरे साथ क्वेश्चन, क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न शुरू करेंगे। अब हम 20 प्रश्न बाकी हैं, और तो बने रहें मेरे साथ ऐसे ही। इसका आंसर सभी को पता चल चुका है क्वेश्चन, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट अगले प्रश्न पे। भारतीय इतिहास टॉप 20 प्रश्न लेकर आया हूँ। पहले 30 थे, अब 20 हैं। एक एक प्रश्न तो मैं एक्स्ट्रा भी देता हूँ आप लोगों को लिए। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, पहला प्रश्न पूछा इसने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से। दूसरा पूछा है गुलरुखी के उपनाम से कौन कविता लिखता था, ये भी पूछा है क्वेश्चन। तो रट लो कहा है ना, रट लो, अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो रट लो।
वाह, अच्छा कह रहा भैया ये भी। तो दोनों प्रश्न आपके सामने हैं, अगर आप इनके आंसर जानते तो अभी बता दो, अगर आपको नहीं पता है इनके आंसर तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। कोई प्रश्न स्किप नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों प्रश्न के आंसर आपको मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में, इसी PDF में क्वेश्चन। अगर आपको दोनों प्रश्न के आंसर आते हैं तो आप दोनों प्रश्न के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया और गुलरुखी के उपनाम से कविताएं कौन लिखता था। चलिए, क्वेश्चन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है शेयर जरूर करना, और लाइक तो कर ही दिया होगा आपने अब तक। अगर आपने अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। चलिए, हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है, और पहला प्रश्न है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। वाह, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, ये पूछा है क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न पूछ लिया इन्होंने तो। अबुल फजल थे, दारा शिकोह थे, अलवरूनी थे या अब्दुल कादिर वदायूं थे। एक बार कमेंट कर दें कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर होगा अलवरूनी, ऑप्शन नंबर ए सी सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मारा गया था। वाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। कमेंट कर दें सही आंसर कि इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मारा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैं, अलाउद्दीन खिलजी है, इल्तुतमिश है। आपके आंसर के वेट है, बस आप आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। कला एवं स्थापत्य, समाज साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमि सुधार, साहित्यिक कार्यों को संरक्षण। तो गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, कला एवं स्थापत्य कला, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। तो गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानी तथा गणितज्ञ था। भानुदत्त गुप्त, वाणभट्ट, आर्यभट्ट, बरहामीर। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानी तथा गणितज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट कर दें। पहला ऑप्शन भानुदत्त, वाणभट्ट, आर्यभट्ट या बरहमीर। क्वेश्चन नंबर 4 पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। वेरी गुड ऑप्शन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, गजब, ऐसी तो चाहिए मुझे। मान लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था। 1909, 1919, 1929, 1935। तो मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, वेरी गुड। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं कमेंट करें, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। जो अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनसे तो बेहतर हैं आप, कई लाख गुना बेहतर है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा 1909। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। फ्रेंच, पुर्तगाली, ब्रिटिश या डच। तो कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा सभी स्टूडेंट। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें, पढ़ते रहें। रोज़ शाम 8 बजे आपकी क्लास लाइव होती है, रोज़ शाम 8 बजे देखना है। 9:10, 9:12 तक की क्लास रहती है आपकी, 9:05 ज़्यादा, ठीक है, 1 घंटा पढ़ाता हूँ क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। तो कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, तो इसका आंसर जवाब पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था।
राजराज फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड, राजेंद्र चोल, गंगे कोंडा चोल। तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर एक बार कमेंट करें। तो श्रीलंका में विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? एक बार सही आंसर आप कमेंट करेंगे क्वेश्चन जल्दी। राजराज फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड, राजेंद्र चोल या गंगे कोंडा चोल। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर राजराज चोल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। तो भारत सेवा समाज की स्थापना किसने की? एक बार कमेंट करते हैं। सही आंसर क्या होने वाला है? एक बार जरूर कमेंट करें ऑप्शन कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन जो अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, एक बार उनको बुला लें, 12 प्रश्न बाकी हैं। तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। इस पीडीएफ के 12 प्रश्न बाकी हो रहे हैं अभी, देखेंगे फिर अगर आगे चलने की बात होगी तो। कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, कथन किसका है? विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, इसका सही कथन, यह कथन किसका है? विनोबा भावे का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है या जयप्रकाश नारायण का है या महात्मा गांधी का है? चारों आंसर आपके सामने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, महात्मा गांधी का है। कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। कामसूत्र के लेखक कौन है? विशाखदत्त, वातस्यायन, वसुबंधु, हेमचंद्र। कामसूत्र के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है वात्स्यायन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, छांदोग्य उपनिषद में या सतपथ ब्राह्मण में? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये पूछा गया है प्रश्न मोशन। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न मोशन, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर एक बार कमेंट करें। तो इसका सही आंसर जाएगा छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था और रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ था? ये पूछा क्वेश्चन, कितना अच्छा प्रश्न है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन। 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में? सही आंसर कमेंट कर दें। तो इसका सही आंसर जगह 1950 में। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है। भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? दादा भाई नौरोजी, W.C. बनर्जी, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, रविंद्रनाथ टैगोर। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, W.C. बनर्जी, जेम्स अंगस्टक्स, क्या लिखा है ऑप्शन ये? अंगस्टक्स पढ़ेंगे से हिक्की, और रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आप लोग कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? जेम्स अंगस्टक्स हिक्की, ऑप्शन नंबर सी यही आंसर सही है। कि भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले थे जेम्स अंगस्टक्स हिक्की, हिक्की बोलेंगे हिक्की। भारत की प्रथम समाचार एजेंसी कौन सी थी? द इंडियन रिव्यू, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, द
हिंदुस्तान रिव्यू, द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आप कमेंट कर दें ऑप्शन जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। द एसोसिएट ऑफ प्रेस ऑफ इंडिया, 14 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? विदर्भ, मराठवाड़ा, मालवार या तेलंगाना? मोपला विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर कमेंट करेंगे। कमेंट करिए ऑप्शन। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, मालाबार में हुआ था, वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपने आंसर बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, गजब। क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? आगे क्वेश्चन। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऋग्वेद से लिया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम, पतंजलि, कपिल मुनि, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट कर देंगे कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम थे, पतंजलि थे, कपिल मुनि थे या इनमें से कोई नहीं? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं ऑप्शन, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आप बटोर रहे हैं सब चीज़ों को। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपने कमेंट करिए ऑप्शन, कितना हो गया? कपिल मुनि हो जाएगा, वेरी गुड ऑप्शन। आपके 50 प्रश्न जीएस में पढ़ा दिए मैंने, बच्चा, और 31-32 प्रश्न हिंदी में पढ़ा दिए ऑप्शन। 80 प्रश्न आपने एक घंटे के अंदर अंदर पढ़े हैं, तो कुछ तो सीखा होगा आपने आज। तो ऑप्शन रोज पढ़ा करो ऐसे ही। जो स्टूडेंट नए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, वैसे पुराने स्टूडेंट तो मेरे ऐसे हैं, रोज ही पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि सर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो इसका सही आंसर है कि संख्या दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि हैं। जो अभी हमारे स्टूडेंट नए नए जुड़े हैं तो उनको सभी को मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो यूपी पुलिस की वैकेंसी। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? मनुस्मृति, जातक, आगम या निगमन? तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर और बता दें मुझे क्या हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा आगम। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? इब्न बतूता, जियाउद्दीन वर्नी, शमसे सिराज अफीफ, सिकंदर लोदी? तो कौन गुलरुखी के उपनाम से, इसका जो आपके ऊपर डिस्प्ले पे पहला प्रश्न था पीडीएफ का, दूसरा शायद उसका आंसर है क्वेश्चन ये, एक ऋग्वेद वाला तो आपका आ गया है। तो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 19। इब्न बतूता है, जियाउद्दीन वर्नी है, या शमसे सिराज अफीफ है, या सिकंदर लोदी है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आप कमेंट कर दें। तो कौन थे जो गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करते थे? तो उनका नाम बताना है, कमेंट करेंगे क्वेश्चन और बताएंगे मुझे सही आंसर। जिन स्टूडेंट ने अभी भी कमेंट नहीं किया है, क्वेश्चन कमेंट को किया करें, बताएं मुझे कि क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होने वाला है, कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस, मैगनेस्टीज, स्ट्रोबो या एरियन? एक बार कमेंट करेंगे ऑप्शन अच्छे से प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ गए हैं, कमेंट करिए। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताएं कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर कमेंट कर दें। जो स्टूडेंट अभी भी रह गए हैं कमेंट करने से, जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन और बताएंगे मुझे सही आंसर। तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस, मैगनेस्टीज, स्ट्रोबो, एरियन?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। अगर आपने बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है 20 का, हेरोडोटस, ए ऑप्शन। अब आपके लिए क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में की थी? जब तक सभी स्टूडेंट कमेंट नहीं करेंगे, जब तक मैं गुड नाइट नहीं कहूँगा, पहले सभी स्टूडेंट कमेंट करें और बताएं मुझे इसका सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करते हैं इसका सही आंसर। इतने मैं चुप रहूँगा, सबके आंसर देखूंगा मैं, बिल्कुल चुपचाप सभी आंसर करें। और जो हमारी क्लास का फर्स्ट लड़का है लड़की है जिसके सही बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न सही गए हैं, तो वो भी बताएं इसका सही आंसर। सभी ने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गजब, यही चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर क्वेश्चन, और आपने वो कर दिखाया जो आप करना चाहते थे। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने सभी ने कमेंट कर दिया है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन। तो आज की क्लास का समापन हम यहीं पर करते हैं, जो भी आपने आंसर बताया है। तो अब ये प्रश्न मैं आपको क्यों देता हूँ, इसका आंसर मैं क्यों नहीं बताता हूँ, ये एक बात और सुन लो। मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि आप इसका प्रश्न का आंसर देखो तो इसके साथ आपको 4 आंसर और दिख जाएंगे, तो आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है क्वेश्चन। आप कहीं भी सर्च करेंगे इस प्रश्न को तो इसके साथ साथ 3 से 4 प्रश्न और देख लेंगे। तो इसलिए मैं आपको इन प्रश्न का आंसर नहीं बताता हूँ, ये मैं आपको देता हूँ कि आप लोग इन्हें सर्च करेंगे तो 2-4 प्रश्न और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। ठंड का माहौल काफ़ी है क्वेश्चन, बहुत ठंड हो रही है, ठीक है। तो गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखेंगे सभी लोग, बाय बाय।